हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ई सरल, जो आपको यूट्यूब पे फ्री सीरीज प्रोवाइड कराता है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8th का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, जो समय समय पे आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देती रहती है। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इस साल के आपको ये रिजल्ट दिखा दूं जो बहुत ही धमाकेदार आए हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लगकर पूरे साल हमारे साथ मेहनत की और अपनी ड्रीम परसेंटेज को गेन किया। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई सरल के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ। ई सरल आपको एनिमेटेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता ही है, साथ ही साथ आपकी डेली लाइव क्लासेस भी होती है, इसके साथ बहुत कुछ प्रोवाइड कराता है। ये आप भी कर सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चे चैम्प कोर्स में इनरोल होके, क्लास 9th वाले बच्चे कैप्टन कोर्स में और क्लास 8th वाले बच्चे शौर्य कोर्स में इनरोल होके। इसी के साथ क्लास 9th वाले वो बच्चे जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमें तो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम आईटी कॉलेज में पहुंचना ही है, वो शक्ति कोर्स में इनरोल हो सकते हो। और क्लास 10th के वो बच्चे जो बिल्कुल ही तय कर चुके हैं कि मुझे अपने ड्रीम आईटी कॉलेज में पहुंचना ही है या ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचना ही है, वो अग्नि कोर्स में इनरोल हो सकते हो। बच्चों, चैप्टर है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाम में ही आ रहा है कंजर्वेशन। क्या है मतलब कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। हमारे आसपास जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें एनिमल्स का नंबर कम होता जा रहा है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो लैंड है फॉरेस्ट की, वो कम होती जा रही है। तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, उनका नंबर कम ना हो। अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये सब कुछ जरूरी है इस एनवायरनमेंट के बैलेंस रहने के लिए। अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। मेजर रीजन क्या है जिसकी वजह से इस लैंड पे फॉरेस्ट का नंबर कम होता जा रहा है, उनमें रहने वाले एनिमल्स का नंबर कम होता जा रहा है? रीजन है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन अपने सेल्फिश नेचर की वजह से या अपने शेल्टर की वजह से, अपने फूड की वजह से इस नेचर को इतना स्पॉइल कर रहा है कि जो फॉरेस्ट का जो लैंड है उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका काउंट कम करता जा रहा है। और एक रीजन, इसका मेन रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन। बच्चों, पढ़ते हैं अब डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन को देखा जाए तो बहुत सारे कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। मेजर 3 रीजन है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पहला क्या है कि ह्यूमन क्या कर रहा है, फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहा है, उसको वहां पे खेतीबाड़ी यूज कर रहा है, तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनका नंबर भी कम होता जा रहा है। दूसरा रीजन क्या है? बिल्ड हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे अपना शेल्टर बना रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। तीसरा रीजन क्या है? यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर। और वहां पे होने वाले, वहां पे जो पेड़ हैं उनको कहाँ यूज कर रहा है? फॉर फर्नीचर। तो इन रीजंस की वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ह्यूमन के सेल्फिश नेचर की वजह से। इसी के साथ साथ कुछ नेचर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पहला रीजन है इसका कि वहां पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वहां पे जो ट्रीज हैं उनमें आग लग रही है, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा रीजन ये है कि वहां पे ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो वहां पे प्लांट का नंबर भी कम होता जा रहा है। अब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके रिजल्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन के। तो पहला रिजल्ट इसका ये है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और साथ ही साथ पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आपको पता है प्लांट ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको फोटोसिंथेसिस में यूज करके ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा इसका रिजल्ट क्या है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों? अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता चला जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट है इसका। थर्ड क्या है? जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होता चला जा रहा है। वाटर लेवल कम होने की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका नंबर भी कम होता जा रहा है। फोर्थ रिजल्ट क्या है? डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। और इसकी वजह से जो इस अर्थ का बैलेंस है, जो एक बैलेंसिंग नेचर है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, वो भी डिस्टर्ब होता चला जा रहा है।
नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सूखा हो रहा है, पानी का लेवल कम होते होते ड्रॉट भी आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, सॉइल एरेशन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन, इसी की वजह से, पानी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, जो वहाँ की सॉइल है वो इरप्ट हो रही है, वहाँ खराब होती चली जा रही है, उनमें दरार आती जा रही है, और इसी के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी लेवल है वो भी कम होती जा रही है, और जो वो लैंड है, जो एक एरिया है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड, क्या हो रहा है इसकी वजह से, बाढ़ भी आ रही है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही कम होती चली जा रही है सॉइल की। ठीक है बच्चों, अब ये ड्रॉट क्या है, हमने पढ़ तो लिया कि वाटर लेवल कम होने की वजह से ड्रॉट हो रहा है, पर ड्रॉट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, अपना जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स सिर्फ खेती बाड़ी पे ही डिपेंड है, पर नेचुरल वाटर लेवल कम होने की वजह से, या बात करें जो पानी का सोर्स है, अगर रेन वाटर ही कम होगा तो जिसकी वजह से वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, वो नेचुरल सोर्स पे ही डिपेंड है अपने जो फार्मर्स हैं। अब वो कम होने की वजह से, रेन कम होने की वजह से क्या हो रहा है, उनके पास सिंचाई के लिए साधन ही नहीं आ रहा, इतना पानी ही नहीं आ रहा, और वो लैंड किस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, जो फील्ड की जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, ड्रॉट में। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount of atmosphere, increased amount in the atmosphere। ठीक है, ट्री के कम होने की, नंबर कम होने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं जो हम यूज करते हैं। अब प्लांट का नंबर कम होता जा रहा है तो जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बढ़ती हुई चली जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो टेम्परेचर का जो नेचर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दिस रिजल्ट इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट, इसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है बच्चों। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब वहां की लैंड किस में कन्वर्ट हो रही है, डेजर्ट में, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो डेजर्ट का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द हार्ड एंड रॉकी लोअर लेयर विच हैव वेरी लेस ह्यूमस एंड एयर। क्या होता है, जो लैंड की जो अपर सरफेस रहती है, सॉइल की जो अपर सरफेस रहती है वो फर्टाइल होती है, उसी में ही अच्छे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या बोलें कि प्लांट का नंबर कम होने की वजह से जो टॉप लेयर है वो खत्म होती चली जा रही है, और जो उसके नीचे वाली लेयर है वो कैसी है, बहुत ही हार्ड है, और वहां पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती, एज दे आर लेस फर्टाइल। और इसी के साथ साथ वो लेयर कैसी होती है, लेस फर्टाइल होती है, सॉइल बिकम्स लाइक डेजर्ट, और वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट में। यही क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, हम कैसे वाइल्ड लाइफ को, कैसे अपनी इस सराउंडिंग को कंजर्व कर सकते हैं, पहला इसका मेथड है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसमें हम वाइल्ड लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड for conservation of biodiversity and traditional life of the tribals living there। इसी तरीके से बात करें, ये लिविंग वाइल्ड लाइफ को एक नेचुरल सराउंडिंग, एक प्रोटेक्टेड एरिया देते हैं ताकि वो अच्छी सी ब्रीडिंग कर पाएं, अच्छा नेचुरल हैबिटेट यूज कर पाएं और अपना नंबर बढ़ाते चला जाए। सेकंड है नेशनल पार्क। आपने बहुत सारे सुने होंगे, इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। ये नेशनल पार्क क्या है, आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, हेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल सराउंडिंग। एक एरिया होता है जो कि रिजर्व रहता है उन एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, और वो उस हैबिटेट में आराम से इंटरब्रीड करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे लेवल पे वहाँ के जो लोकल एनिमल्स है वो आके अपने
अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके आ सकते हैं, पर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एनिमल है वो इनसे अफेक्ट नहीं होते हैं। देखो बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये छोटे छोटे एरिया होते हैं। जब छोटे छोटे एरिया एक बड़ा थोड़ा मीडियम साइज का एरिया बना देते हैं तो उसे नेशनल पार्क बोलते हैं। जब बहुत सारे नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया बना लेते हैं तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहला हम पढ़ लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों बात आती है बायोडाइवर्सिटी क्या है, नाम में ही आ रहा है बायो, बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी ही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं और वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को अच्छे से यूज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। मैंने आपको बता ही दिया बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो मीन्स लिविंग, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स भी हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और उनका नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी, the Panchmani Biosphere Reserve consists of national park called Satpura and 2 wildlife sanctuaries called Bori and Panchmani। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि किससे बना हुआ है, नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोरी एंड पंचमढ़ी से। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता ही दिया जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया रहता है वो बड़ा रहता है, उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं और नेशनल पार्क में ही छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं। ठीक है, सेंचुरीज मैंने आपको बताई दी। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा एरिया रहता है जो प्रोटेक्टेड रहता है, एनिमल्स वहां पे रहते हैं बिना किसी की डिस्टर्बेंस के साथ। ठीक है, बात करें नेशनल पार्क की, आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बच्चों, आपने गिर नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। सतपुरा जो कि कहाँ है, पंचमढ़ी में है। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर का बेसिक है, जैसे मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, इसी के अलावा इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब द नंबर ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट मिलेंगे उसको क्या बोला जाएगा, फ्लोरा बोला जाएगा, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसको क्या बोला जाएगा, फोना बोला जाएगा। जैसे पंचमढ़ी की बात करें तो जो फ्लोरा है उनको कौन कौन से फ्लोरा है वहाँ पे, साल, टीक, वुड, वाइल्ड मैंगो, जामुन एंड सिल्वर फर्न, ये वहाँ के क्या हैं, फ्लोरा हैं। फोना की बात करें तो वहाँ पे वाइल्ड डॉग है, वुल्फ है, लेपर्ड है, ब्लूबल है, बार्किंग डियर है। ठीक है बच्चों, रेड बुक डेटा, अब ये मैं आपको बता रही हूँ, इतना सारा रिकॉर्ड है, इतना सब कुछ रिकॉर्ड है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क है, यहाँ पे इतने एनिमल्स हैं, ये सब कुछ मेंटेन कौन कर रहा है, ये सब कुछ मेंटेन हो रहा है रेड डेटा बुक में। ठीक है बच्चों, ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोर्स है इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडीज एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट, जो पूरा कलेक्शन रखती है किसका, इंडेंजर्ड स्पीसीज का और रेयर एनिमल्स का। जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स है उनका पूरा रिकॉर्ड रखती है कि कहाँ पे कितने एनिमल्स इंडेंजर्ड है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करें एंडेमिक स्पीसीज की, क्या है ये एंडेमिक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर endemic species are those species of plant and animals found only in a particular area, not found anywhere else। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहेंगी, इसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लें, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एंडेमिक फ्लोरा एंड पंचमढ़ी, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये एनिमल का भी आपको एग्जाम्पल दे दिया और प्लांट का भी एग्जाम्पल दे दिया। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, जो कि खतरे में है ना, एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स
whose number are diminishing and might face extinction। जैसे हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी की तरीके हम बात करें टाइगर की तो टाइगर का नंबर क्या है, इंडेंजर्ड है, वो धीरे धीरे खतरे में आ रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Tiger is one of the many animals which are slowly diminishing. To protect the tiger in our country, the government launched the project Tiger to ensure the survival of tiger population। इसी की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनका नंबर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसे बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चों ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 15 अप्रैल 1973 में। इस प्रोजेक्ट में बच्चों एक पर्टिकुलर वैरायटी है टाइगर की, बंगाल टाइगर का नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट निकाला गया था। ठीक है बच्चों, अब हम एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, जैसे बच्चों अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे हम आसपास हमारी ह्यूमन की जो नंबर है वो सब कुछ क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाती है, राइट। जब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करती है ना, हम सब क्या है, पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। जब कम्युनिटी आपस में नॉन लिविंग थिंग्स से यानी एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करती है तो क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। और यहीं पे आपको समझाया गया है, an ecosystem consists of all the plant animals and microorganisms living in an area along with non-living component like climate, water, soil, river, etc। ठीक है बच्चों, कनेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्शन करती है, जैसे हम एनिमल्स हैं, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब ये किसी पर्टिकुलर लैंड पे रहेंगे, क्लाइमेट यूज करते हैं, टेम्परेचर यूज करते हैं, तो ये पूरा क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हमारा अर्थ क्या है, एक इकोसिस्टम है। माइग्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, माइग्रेशन मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कहीं और जगह मूव हो जाना। जैसे साइब्रेनियन क्रैन, वो क्या करती है, किसी सीजन में अपने पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट से उठ के कहीं और चली जाती है और वापस उसी एरिया में वापस आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो मूव हो जाती है वापस। जब क्लाइमेट ठीक हो जाता है तो ये अपने पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में आ जाती है। ठीक है बच्चों, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब है कि हम पेपर को बार बार यूज कर सकते हैं। बच्चों ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने यूज के लिए, अपने सेल्फिश नेचर की वजह से प्लांट को काट रहा है ताकि उनसे क्या मिलता है, उनको पेपर मिलता है। पर ह्यूमन क्या कर रहा है, उस पेपर को एक बार यूज करने के बाद उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देता है और वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ा रहा है। पर पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अ पेपर कैन बी रिसाइकिल अबाउट 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। एक जो पेपर है वो एक टाइम में यूज होने के बाद 5 से 7 बार रिसाइकिल हो सकता है। तो इस तरीके से रीयूज करके, रिसाइकिल करके हम क्या कर सकते हैं, नेचर को क्लीन कर सकते हैं। तो यही आपको बताया, अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। 17 ग्रोन ट्रीज से क्या बनेगा, 1 टन ऑफ पेपर बनता है। वी शुड सेव, रीयूज, रिसाइकिल पेपर टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो टू सेव द एनर्जी। इससे रीयूज और रिसाइकिल करने से हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ एनर्जी को भी सेव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्म है रिफॉरेस्टेशन, जहां पे डिफॉरेस्टेशन आता है, मतलब फॉरेस्ट में लैंड को कम करना, ट्रीज को काट देना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब वापस जो लैंड है उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, तो छोटे छोटे स्केल पे ये चीज हम भी कर सकते हैं प्लांटिंग के थ्रू। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हम न्यू प्लांटेशन करके नंबर मेंटेन कर सकते हैं और वापस फॉरेस्ट एरिया को बना सकते हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। We have already caused a lot to damage to our forest. If we have to regain our green wealth, reforestation is the only option। तो इसी के साथ
आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सभी अपने स्केल पर, अपने लेवल पे प्लांटेशन करेंगे और इस एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।